हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी मित्रों? चलिए, आज का जो सेशन है वो है हमारा 1857 के विद्रोह के बाद की बात। जो जनजातीय विद्रोह हुए थे, छोटे मोटे के जो है वो विद्रोह हुए थे, तो उनके बारे में आज बात करेंगे। और इनका हम यहाँ से जो प्रश्नों की जो प्रकृति है यहाँ से वो मैं बताती हूँ कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ से प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने से पहले आपको कुमार विश्वास की एक जो कविता है, जिसके कुछ पंक्तियां मैं आपको बताना चाहूँगी। एक्चुअली मुझे लगता है कि जैसे ये पंक्तियां जो है हर स्टूडेंट के ऊपर बड़ा सटीक बैठती हैं, और मतलब एक तैयारी करने वाले को इस कविता को आत्मसात करना चाहिए। जब भी वो कभी निराश हो या जब भी कभी जो है वो उसको कुछ भी अलग सा बोझिल सा लगे, तो ज़रूर इन पंक्तियों को अपनी दीवार पे लिख ले और उसको पढ़ता रहे। कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने, कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। आप सोचें, छोटे छोटे सपने लेकर बिहार से मतलब कहाँ कहाँ से जो है अलग अलग स्टेट से जो है वो यहाँ पे प्रयागराज में या दिल्ली में लोग लग जाते हैं पढ़ने के लिए, या यूपी में ही कहीं अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं। तो कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं बात? एकदम कितनी बड़ी बात है। वही प्यास के अनगढ़ मोती, वही धूप की सुर्ख कहानी, वही आंसू आंख में घुटकर मरती, आंसू की खुददार जवानी। ठीक है, जिस मतलब जवानी में लोग जो है वो मतलब कि तरह तरह के मतलब कि अयासी करते यहाँ घूमते फिरते हैं, पर आप क्या है बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, सफल होते हैं, असफल होते हैं, उसी में कभी रोते भी हैं, कभी हंसते भी हैं, कभी निराशा भी होती है, सब कुछ होती है। तो वही धूप की सुर्ख कहानी, वही प्यास की अनगढ़ मोती, वही धूप की सुर्ख कहानी, वही आंख में घुटकर मरती, आंसू की खुददार जवानी। हर मोहरे की मूक व्यवस्था चौसर के खाने क्या जाने, हर मोहरे की मूक व्यवस्था चौसर के खाने क्या जाने, हार जीत तय करती है कि आज कौन डगर ठहरेंगे। समझ रहे हैं बात? कि यदि एक एग्ज़ाम आपने दिया है, उसका रिजल्ट सितंबर में आने वाला है, तो अगर 15 सितंबर को आने वाला है तो ये 15 सितंबर तय करेगा कि इस रूम में अगले महीने का रेंट देना है कि नहीं देना है। सफल हो गए तो भाई बोरिया बिस्तर बांध के अपने क्षेत्र, अपने घर जाएंगे वापस, और वहाँ से जो है वो अपनी जहाँ भी ज्वाइनिंग होगी, जब भी होगी वहाँ पे। तो हर मोहरे की मूक व्यवस्था चौसर के खाने क्या जाने, हार जीत तय करती है कि आज कौन डगर ठहरेंगे, निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। मतलब सिलेक्शन हमें फर्श से अर्श पर ले आता है। मतलब सिलेक्शन जो अभागे कहते हैं ना, मतलब स्टूडेंट्स को लोग हर तरीके से 2M दर्जे के रूप में देखते हैं। अरे तैयारी कर रहे हो, अरे ये है। तो ऐसी स्थिति में जो अभागे हैं ना, वो सबसे बड़े सौभाग्यशाली हो जाते हैं। तो इस कविता को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने। बड़ी नींद का सौदा मतलब क्या कि आप चाहें तो 10 घंटे भी सो लें। आपके साथ के लोग जो है वो घर पे आराम से 8-8 10-10 घंटे सोते हैं, पर आप जो है वो 5 बजे का अलार्म लगा लेते हैं कि 5 बजे उठना है। 6 घंटे की नींद पूरी हुई है कि नहीं हुई, उससे नहीं मतलब है। तो बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पाव अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। कौन डगर? समीक्षाधिकारी वाली डगर पे, पीसीएस वाली डगर पे, एसडीएम पे, डिप्टी एसपी पे, या सीधे आईएएस वाली डगर पे। तो जाने कौन डगर ठहरेंगे। वही धूप की, वही प्यास की अनगढ़ मोती, वही धूप की सुर्ख कहानी, वही आंख में घुटकर मरती, आंसू की खुददार जवानी। हर मोहरे की मूक व्यवस्था चौसर के खाने क्या जाने, हार जीत तय करती है कि आज कौन डगर ठहरेंगे। मुझे ये आप लोगों को क्या है ना कि मोटिवेशन का डोज हर किसी को चाहिए होता है, वरना पढ़ाई जो है वो बोझिल हो जाएगी। तो चलिए, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो जनजातीय विद्रोह है, वहाँ से प्रश्नों को करने से पहले सबसे पहले जो इसमें प्रश्नों की प्रकृति आती है वो आती है काल क्रमेण जो है वो घटना। काल क्रमेण घटना। अब काल क्रमेण घटना की बात करते हैं कि जैसे जो भी जनजातीय विद्रोह होता है ना, सबसे पहले तो क्या था कि सीधे सीधे ईयर पूछा जाता था, उसके जो है नेतृत्वकर्ता का नाम पूछ लिया जाता था कि किसके नेतृत्व में होता है, कहाँ पे किस स्थान पर हुआ था। पर आजकल क्या करते हैं ना कि इसको 4 ठो जो है जनजातीय विद्रोह दे दिया और कहा कि इसको काल क्रमेण लगाइए, क्योंकि ये जो 3-4 साल से आयोग का एक पेटेंट क्वेश्चन बन चुका है, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है काल क्रमेण से। इसलिए हिस्ट्री में एकदम मेरे कहने पे आप लोग हर घटना को, छोटी छोटी घटना को, मतलब
एक एक दो दो महीने का जिसमें डिफरेंस है, उस घटना को तो खास कर एकदम काल क्रमानुसार याद कर लीजिए, एक पेज पे अलग से लिख लीजिए, या हिस्ट्री का जो भी नोट्स बनाए उसमें पीछे अलग से नोट कर लीजिए। वैसे ये ख़त्म होते होते मैं आपको इसका एक अलग से नोट्स भी दूंगी, जिसमें सभी घटनाओं को काल क्रमिक रूप से लिखा होगा, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देख लीजिएगा, वहीं से आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न फंस जाएंगे। इन्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इन्हें क्या करना है ना, इन्हें बस काल क्रमानुसार घटनाओं को सजा दो और स्टूडेंट को फंसा दो, यही इतना ही दिमाग लगाना, और यहीं पे जो थोड़ी सी ठीक तैयारी करे रहते हैं वो कर ले जाते हैं, बाकी सब फंस जाते हैं। ठीक है, तो एक ये प्रश्न बनता है। ठीक, दूसरा प्रश्न बनता है कि जो है वो कि उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, किसने किस समय ये विद्रोह हुआ था, और ईयर जो है कभी कभी मिलान के लिए आ जाता है। जैसे कोई भी जो है वो घटना, वो जनजाति विद्रोह है, उसके नेता है उनसे मिलान कर दिया, या कोई भी जनजाति विद्रोह उसके उसके ईयर से जो है वो मिलान करना होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट थोड़े से जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो घटनाओं, जनजाति विद्रोह का कालक्रमिक एक क्रम बना लेते हैं। ठीक है, संख्या कम क्यों हो रही है, आप लोग क्यों नहीं जो है इसको समय पे देखना चाहते हैं। मुझे पता है कि जब एग्जाम आएगा तो ना इसी वीडियो को आप 25 बार रिपीट कर करके देखेंगे, पर अभी जब एग्जाम नहीं है तो आप लोग जो है लापरवाही कर जाते हैं। देखिए इसको, रोज देखिए। अरे कान में खाना बनाते समय, कुछ भी काम ऑफिस में है, बैठे हैं, कैसे भी हैं, कान में लगा कर देखते रहिए। चलिए, तो सबसे पहला जो विद्रोह है वो है सन्यासी विद्रोह। ठीक है, खूब अच्छे से पढ़िएगा। जो सन्यासी शब्द है ना वो हिंदी में आता है अशुद्धि के लिए भी। ठीक, तो 1763 में सन्यासी विद्रोह हुआ था। ठीक है, दूसरा विद्रोह है फकीर। पहला सन्यासी बने, फिर सन्यासी बनने के बाद फकीर, कहीं कहीं सन्यासी को ही फकीर भी कहते हैं, फकीर बाबा, है ना। तो सन्यासी विद्रोह सबसे पहले हुआ, उसके बाद फकीर विद्रोह 1776 में। ठीक, सन्यासी विद्रोह 1763 में, फकीर विद्रोह 1776 ईस्वी में। फिर पागलपंथी, फिर पागल हो गए, फिर पागलपंथी विद्रोह हो गया। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह कब हुआ आपका? 1813 में। इसके बीच में और भी हैं, पर मैं आपको इम्पोर्टेंट वाले बता रही हूँ। ठीक है, इतना तो पहले याद करिए, उसके बाद बीच वाले याद करिए। चीज़ों को थोड़ा सा जो है कंसाइज वे में करिए, पहले इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें पढ़िए, फिर अंदर की चीज़ें पढ़िए। नेक्स्ट है भील। ठीक, भील जो है ये 1818 में। पहले सन्यासी बने, सन्यासी के बाद वो फकीर हो गया, फकीर के बाद पागल हो गया, पागल के बाद जो है वो भूल गया। पागल व्यक्ति जो है वो भूल जाता है सब कुछ। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह 1763, 1776, 1813, फिर 1818, इस तरीके से ही क्रम याद करिए। फिर आ गया आपका रामोसी। ठीक है, रामोसी विद्रोह 1822 में। ठीक, 1822 रामोसी। फिर आ गया कुकी विद्रोह। ठीक है, ये 1826 से 44 तक चला। ठीक, फिर आ गया आपका गोमधर कुंवर वाला अहोम विद्रोह 1828। फिर खांसी, ये वाली खांसी नहीं जो आपको आती है, खासी 1830 से लेके 33 तक। फिर खांसी के बाद जो है वो आपका खांसी के बाद कोल 1831। उसके बाद देखिए मोपला विद्रोह एक बार अभी हुआ था, फिर 1921 में फिर से जो है वो एक्टिव हुआ था। तो मोपला 1836 और 1921 में। 1921 वाला पूछा जाता है ज़्यादातर, इसलिए ये वाला ज़्यादातर याद रखिएगा। फिर भी मैं आपको बता दूंगी, कभी अगर ये आता है यहाँ पे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर फराइजी दंदू मियाँ 1838। तो पहले हम इसका एक स्लॉट 1838 तक का, मतलब 40 तक का एक स्लॉट याद करते हैं। क्रम 1, 2, सर ने आपको नंबरिंग सिस्टम से पढ़ना बताया भी होगा। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 का एक स्लॉट पहले तैयार करते हैं, ठीक है। सन्यासी सबसे पहले जो है वो आप सन्यासी बन गए। सन्यासी 1763 में, 1700 में दो ही था, 1763 में सन्यासी, और फिर सन्यासी जो है वो फ़कीर बन गए, क्योंकि सन्यासी कोई भी चीज़ लेते नहीं हैं, सभी चीज़ मतलब कि कोई कमाते नहीं हैं, सन्यास लेने के बाद जो है वो भीख मांग के ही खाते हैं। तो सन्यासी जो है वो फ़कीर बन गए। फ़कीर बनने के बाद 1813 में फिर वो पागल हो गए, और जब पागल हो गए तो फिर वो सब कुछ भूलने लगे 1818 में, भील, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वो राम नाम का जपने लगे, रामोसी विद्रोह फिर 1822 में, ठीक। इसी तरह जोड़ जोड़ के फिर उसके बाद उनको जो है वो उनकी काकी याद आने लगी, कुकी, ठीक है। 1826 से लेकर 44 तक जो है कुकी विद्रोह, ठीक। फिर उनके अंदर अहम आ गया। फिर 1828 में जो है वो अहम की भावना आ गई, ठीक है। पहले सन्यासी हुए, फिर फ़कीर हो गए, सन्यासी फ़कीर हो गए, फ़कीर जो है वो पागल हो गया, पागल हो गया तो वो सब कुछ भूलने लगा, भूलने के बाद जब सब कुछ भूल गया तो उसको बस ये राम नाम याद आने लगा, जब, ठीक है, राम नाम याद करने लगा तो राम राम करते करते काकी के पास चला गया, और फिर उसके बाद उसके अंदर अहम आ गया, ठीक है। अहम आ गया तो उसके बाद जो है वो बहुत तबीयत ख़राब हो गई, उसको खांसी आने लगी 1830 से 33 तक, ठीक है। खांसी आने के बाद जो है उसको वो काला, उसको कौन सी खांसी हुई, काली खांसी, कोल विद्रोह, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो मोपला विद्रोह है, मोपला 1836 से 31 ऐसे ही याद कर लेगा। उसके बाद जो है फराइजी, ठीक है, 1838। यहाँ तक आप एक स्लॉट में याद करिए। सेकेंड स्लॉट में आपको बताते हैं, और दूसरे सेकेंड स्लॉट में आपको बताते हैं जो है वो 1840 के बाद से। तो सबसे पहला यहाँ पे हम बताते हैं कि गडकरी, अभी जो अपने मंत्री हैं, है ना, गडकरी जी, सड़क परिवहन मंत्रालय, गडकरी, ठीक है। गडकरी विद्रोह 1844-45 के बीच है, ठीक। एकदम अच्छे से याद रखिए, 1844 से 45 के बीच गडकरी विद्रोह है, ठीक। और उसके बाद जो है वो दूसरा है कूका, कूका पंजाब, वो कूकी मणिपुर वाला है, मणिपुर त्रिपुरा वाला, कूका जो है पंजाब वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं 1840 भी आता है, 1840 से 72 तक, तो कभी कभी ऐसा ही पूछ सकता है केवल 1840 या 1872, तो वो भी लगा दीजिएगा आप अपने हिसाब से। उसके बाद क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विवाद है, कई जगह अलग अलग इसके डेट्स जो दिए हुए हैं, तो इसको लेके थोड़ा सा विवाद है। उसके बाद आता है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है ना 1857 के विद्रोह के थोड़े पहले हुआ था, 3-4 साल पहले, तो ये 1855-56 की बात है, ठीक है। और 1857 के विद्रोह के जस्ट बाद जो हुआ था वो था नील विद्रोह, ठीक है। इसको 1859-60 कह दें, ठीक। उसके बाद आता है पावना, ठीक, पावना, पावन लोग के लिए 1873। और उसके बाद जो है वो आपका छठा है सबसे लास्ट में, जब 19 ये एरा ख़त्म होता है, ये जो कहते हैं कि वर्ष ईस्वी पूरी ख़त्म होती है, तो उसमें सबसे लास्ट में जो है वो मुंडा विद्रोह, मतलब सारे सब कुछ विद्रोह करने के बाद उनका क्या करता है, सर मुड़वा दिया जाता है। कब, 1899-1900 में सारे विद्रोह करने के बाद उनको मुंडवा दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले गडकरी 1844-45 की, ठीक है। गडकरी जो है वो कूकते हैं, कूका कूका कूका, ठीक है, अपने काका को बुलाते हैं, ठीक है। तो गडकरी कूका, गडकरी के बाद कूका, मैंने इसको बाद में 1840 से 1872 इसलिए लिखा है क्योंकि 72 तक चलता है, कभी कभी ये ऑप्शन भी आ जाता है, इसको आप पहले भी रख सकते हैं। संथाल विद्रोह, संथाल और नील को याद करने का ट्रिक यही है कि 1857 के ये थोड़े पहले हुआ था, ये थोड़े बाद हुआ था, तो 1857 के पहले जो है वो संथाल था, बाद में जो है वो नील था। फिर उसके बाद पावना 1873 में, और मुंडा, मुंडा मतलब जब ये पूरा जो है वो भी ख़त्म हो जाता है, तो उस समय जो है वो क्या कहते हैं, सहस्राब्दी जो पूरी समाप्त हो जाती है, हाँ, तो एक मिलेनियर जो है वो कंप्लीट होने के बाद 1899 में सारे जनजाति विद्रोह करके हार जाते हैं, तो अंतिम में क्या करते हैं कि भाई चलो सर मुंडवा दिया जाए, तो सर मुंडवा दिया जाता है उन लोग का, ठीक, 1900 में। अब चलिए आगे, अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी आपके दिमाग में घुसा होगा ना, तो आप फटाफट फटाफट क्वेश्चन करते जाएंगे। ये काल क्रमेण घटना है, बाकी हम देख लेते हैं। चलिए
1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? सन्यासी विद्रोह ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संथाल विद्रोह, ऑप्शन सी नील विद्रोह और ऑप्शन डी पाउना उपद्रव। उपद्रव विद्रोह एक ही चीज़ है, ठीक है। तो 1857 के ठीक पहले कौन सा हुआ था? तो हमने आपको बताया नील विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1859-60 में, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तारानाथ बंदोपाध्याय, तारानाथ घोष, दीनबंधु मित्र और बंकिम चंद्र चटर्जी। तो नील दर्पण उपन्यास जो थी ना, उसके जो लेखक थे, नील दर्पण जो है ना, ये जो है ना, इन्होंने क्या किया था कि नील आंदोलन था, इसका इन्होंने सपोर्ट किया था। नील आंदोलन का जो है वो, नील विद्रोह का इन्होंने सपोर्ट किया था। और नील विद्रोह के जो नेता थे उनका नाम क्या था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इसको याद रखिएगा। नील विद्रोह के जो नेता थे वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। दिगंबर और विष्णु विश्वास थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो किसके बंगाल में काश्तकार जो कि चावल की खेती करते थे, उनको नील की खेती, चूँकि इंग्लैंड में क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति चल रही थी और उस औद्योगिक क्रांति के लिए माल की आवश्यकता थी, नील बनाने की आवश्यकता थी। तो उन्होंने कहा कि भाई नील की खेती ज़बरदस्ती करो, और नील की खेती होती थी जहाँ वो ज़मीन जो है वो बंजर पड़ जाती थी। तो इन्होंने नील की खेती करवाने पर किसानों को मजबूर किया, ठीक है। अब नील की खेती, इसके विरोध में जो है इन्होंने आंदोलन किया, इनके दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में। अब इसका जो इस आंदोलन था, इसका समर्थन जो है दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में किया गया। ये नाटक किसका था? दीनबंधु मित्र का था। पूरी कहानी समझ में आ गई ना आपको? ये पूरी कहानी जो नील दर्पण की है, नील दर्पण नाटक, जिसके लेखक है दीनबंधु मित्र, ठीक है। तो इन्होंने क्या हुआ, मतलब कि इन्होंने नील आंदोलन को सपोर्ट किया। नील आंदोलन क्या था आपको पता है? चावल की खेती की जगह नील की खेती। तो इसको इन्होंने सपोर्ट किया और मतलब अपने उसमें जो है पत्रिका में इसको छापा। तो और इसको हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी का समर्थन भी इसको मिला था, ठीक है। हिंदू पेट्रियाट के जो संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, उसको भी इसका समर्थन मिला। और एक बात, जो नील विद्रोह है ना, वो पहला सफल विद्रोह था। नील विद्रोह जो है वो पहला सफल विद्रोह था, और दूसरा जो सफल विद्रोह था वो पाउना विद्रोह था, ठीक है। तो ये दो चीज़ याद रखिए कि नील विद्रोह पहला सफल विद्रोह था। कहीं पे नोट कर लीजिएगा, यहीं से प्रश्न बनते हैं। जो आपको मैं बता रही हूँ बार बार, यहीं से प्रश्न बनते हैं। और आप लोग पता नहीं क्यों इतना इनएक्टिव होकर चीज़ों को देखते हैं। मैं फोकस पे भी एक वीडियो आपका बनाऊंगी कि फोकस क्यों नहीं रहता है आपका, क्यों सोए से तैयारी कर रहे हैं। उठिए, जागिए, लेक्चर देखिए, चीज़ें तैयार होंगी। कान में हेडफोन लगाइए, आधे घंटे 1 घंटे का समय दीजिए, कैसे नहीं तैयार होगा। चलिए, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु क्या है? जैसे नील विद्रोह को सपोर्ट जो है वो नील दर्पण, दीनबंधु मित्र की नील दर्पण में दिया गया था, वैसे ही आनंद मठ उपन्यास मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी की, बंकिम चंद्र चटर्जी को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे ना, क्योंकि राष्ट्रगीत आप जो है वो गाते हैं, ठीक है, वंदे मातरम। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु कौन से विद्रोह से संबंधित थी? तो वो थी सन्यासी विद्रोह से संबंधित। कौन से विद्रोह से संबंधित थी? सन्यासी विद्रोह से संबंधित, ठीक है। सन्यासी विद्रोह से संबंधित, सन्यासी विद्रोह जो है ना, एक जो है वो अर्ध धार्मिक विद्रोह था। इसमें इसके जो नेता थे वो केन सरकार और दीजी नारायण थे। सन्यासी विद्रोह के जो नेता थे केन सरकार व दीजी नारायण थे। यहीं पे याद कर लीजिए, केन सरकार और दीजी नारायण थे इसके नेता। तो इसको, ये विद्रोह जो है, अच्छा उस समय के मैक्सिमम में कभी ऑप्शन आपको आए और आपको तुक्का मारना है ना, जनजाति विद्रोह का ऑप्शन आपको के सामने हो, तुक्का मारना हो, तो मोस्टली जो विद्रोह हुए थे उस समय बंगाल में हुए थे। फिर भी ऐसे मतलब आंख मूंद के तुक्का मत मारेगा, थोड़ा नाम मम्मी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ विद्रोह जो है वो महाराष्ट्र, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, इन सब पूर्वोत्तर भारत में भी हुए थे, पर ज़्यादातर विद्रोह जो है ना वो बंगाल के साइड में हुए थे। तो ये विद्रोह जो है वो बंगाल में हुआ था, ठीक है। इसका दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था।
और इसमें क्या था ना, सन्यासी नाम से समझ में आता है कि तीर्थ यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ, क्या था? लाहौर, पटना, अमृतसर, पुणे। लाहौर, पटना, अमृतसर, पुणे। आप बताइए। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। ठीक है। अब्दुल बहाव के नेतृत्व में बहावी आंदोलन चला जाता है जिसका मुख्य केंद्र था पटना। कूका आंदोलन। चलिए कूका आंदोलन के बारे में करते। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास ने, गुरु नानक ने, गुरु राम सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने। कूका विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग 1-2 साल स्किप करके ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है। तो कूका विद्रोह जो है वो 1840 में कूका विद्रोह ये पंजाब में हुआ था। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, इसका आंसर पर बाद में आपको देखेंगे। ठीक है, आंसर जो है वो बाद में देखेंगे। ये विद्रोह जो है वो इसकी शुरुआत जो है भगत जवाहर मल ने की थी। भगत जवाहर मल ने की थी। फिर बाद में इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने ले लिया था? बाद में इस विद्रोह का नेतृत्व ले लिया था गुरु राम सिंह ने। ठीक है, तो ये भगत जवाहर मल भी ऑप्शन में आते हैं, गुरु राम सिंह भी ऑप्शन में आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था? ये विद्रोह आपके 1840 से शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से आप इसको कर लीजिएगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कूका विद्रोह के बारे में। ठीक है, पहले ऊपर मैं बता चुकी हूँ, इसलिए बार बार आप लोगों को नहीं बताऊंगी। 1840 से 72 के बीच में। ठीक है, ईयर इसका रहता है कूका। और कुकी का मैंने पहले बताया था। ठीक है, कूका और कुकी में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कूका 18 पंजाब में, कुकी जो है मणिपुर और त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। कहाँ, किसका? भीलों का, गारों का, गोंडों का और कोलियों का। किसका था बताइए? पागलपंथी विद्रोह किसका था? भीलों का, गारों का, गोंडों का और कोलियों का। तो पागलपंथी विद्रोह जो है वो गारो जनजाति थी। पागलपंथी विद्रोह जो है वो एक गारो जनजाति थी, उसकी थी। पागलपंथी विद्रोह जो है वो एक मतलब अर्धधार्मिक विद्रोह था, पूर्ण रूप से धार्मिक विद्रोह नहीं था, एक अर्ध धार्मिक विद्रोह था। ठीक है, उसी की बात करते हैं। इसमें पागलपंथी, जैसे इसको मैं याद करने के लिए मेरी एक कोडिंग है पागलपंथी विद्रोह को, कि जो पागल हो जाता है उसका कर्म खराब हो जाता है, किस्मत खराब। तो पागल कर्म से, पागलपंथी विद्रोह कर्म से। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह कर्म साह, पागलपंथी विद्रोह कर्म साह, पागल कर्म से। ठीक है, पागल कर्म से पागलपंथी विद्रोह कर्म साह। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, गारो, हेजांग जनजातियों से संबंधित थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ, शमशेर गाजी और वजीर अली। चलिए ऑप्शन ए आगा मोहम्मद रजा है, दादू मियाँ है, शमशेर गाजी और वजीर अली। तो फराइजी विद्रोह के दादू मियाँ, वो मैं उस समय सॉल्व करते हुए बताई कि दादू मियाँ जो है वो फराइजी विद्रोह के नेता थे। ठीक है, फराइजी विद्रोह के नेता जो थे वो दादू मियाँ थे। और मैंने पहले भी करा दिया कि फराइजी विद्रोह 1838 से 51 के बीच था। ठीक है, यह संप्रदाय, इस संप्रदाय की स्थापना फरीदपुर के हाजी शरीयत उल्लाह द्वारा की गई थी। और इनका क्या था ना, जमींदारों व अंग्रेजों द्वारा इनका शोषण हुआ, जिसके लिए ये अपना फराइजी विद्रोह चलाते हैं। ठीक है, तो दादू मियाँ, एकदम फराइजी विद्रोह दादू मियाँ से एकदम अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो दादू मियाँ थे ना, इन्होंने क्या कहा कि भाई इन्होंने ये सोचा कि बंगाल से अंग्रेजों को पहले निकाल दिया जाए और अंग्रेजों को निकाल के पुनः, क्योंकि भारत पे इसके पहले मुस्लिमों का शासन था ना, तो पुनः मुस्लिम शासन को लाया जाए। ठीक है, इनका ये उद्देश्य था, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। वेलू था, कभी उद्देश्य पूछ लिया मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। ठीक है,
वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में, ये तो ऐसे ही आप लगा लेंगे, केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में और तेलंगाना में। तो कहाँ किया था ये वेलुथम्पी विद्रोह जो है वो केरल में हुआ था। ठीक है, 1805 में बेलेजली की जब सहायक संधि आई थी ना, तो सहायक संधि के तहत जो है वो इन्होंने यहाँ के राजा को भी जो है वो अपने उसमें मिला लिया था। जब मिला लिया था तो मतलब सहायक संधि को स्वीकार करने पर बाध्य कर दिया था। तो इससे क्या है ना कि इसी को लेकर वहाँ पे एक विद्रोह पैदा हुआ केरल में, जिसको वेलुथम्पी विद्रोह कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? न्यायमूर्ति रनाडे ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, वसुदेव बलवंत फड़के ने और ज्योतिबा फुले ने। तो महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था जो है वो वसुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। ठीक है, ये वसुदेव बलवंत फड़के जो है वो एक मतलब कि उग्र क्रांतिवादी थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में जो है वो क्या कहते हैं, महाराष्ट्र के बम्बई में जो है वो रामोशी कृषक जत्थे को इकट्ठा किया था। रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक, जाहिर सी बात है कि अगर ये महाराष्ट्र का एरिया है तो पश्चिमी घाट ही होगा, पूर्वी घाट तो और पूर्वी भारत तो होगा नहीं, तो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा नहीं विचार करना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत और सिलहट। कौन सा था जरा बताइए। गडकरी विद्रोह किससे संबंधित? बिहार शरीफ, कोल्हापुर महाराष्ट्र, ठीक है, सूरत और सिलहट। तो अपने गडकरी जी कहाँ के? महाराष्ट्र के है ना, तो कोल्हापुर लगा दीजिए, कोल्हापुर महाराष्ट्र। गडकरी विद्रोह मैंने बताया था ना, गडकरी विद्रोह 1844-45, याद है कि नहीं? इसको याद कर लीजिएगा, नहीं याद होगा तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्या था कि ये मराठों के किलों में काम करने वाले कर्मचारी थे। ठीक है, और बढ़ी हुई राजस्व से परेशान थे, इसीलिए इन्होंने विद्रोह किया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। मानव बलि प्रथा निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछिए। मानव बलि प्रथा निषेध करने का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जाति का नाम कुकी था, खोंद था, उराव था या फिर नाई कदा था? तो ये जो जनजाति थी वो खोंद थी। खोंद जनजाति कहाँ के थे? तमिलनाडु की, एकदम बढ़िया से लिख लीजिएगा। खोंद जनजाति तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक जो फैली हुई थी, मुख्यतः तमिलनाडु में थी। पहाड़ी क्षेत्रों में ये रहते थे। इनके जो नेता थे चक्र विसोई थे, और इन्होंने जो है वो जब अंग्रेजों ने मालव नरबली प्रथा का अंत कर दिया तो ये उससे जो है वो नाराज हो गए थे। और आपको एक चीज़ पता है कि जो ये मानव बलि है इसको मरीहा कहते हैं, मानव बलि। अगर कभी क्वेश्चन में ये आ जाए ना मरीहा, तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, मरीहा को मानव बलि कहा जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि मरीहा एजेंसी को गठित कर दिया था। ठीक है, मरीहा एजेंसी, और नरबली प्रथा को अंत कर दिया था, जिसकी वजह से खोंड जनजाति का विद्रोह हुआ था। ठीक, कोल विद्रोह, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गला बहुत सूख रहा है, 1 मिनट रुकिएगा बस। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने, सुरगा ने, सिगराय ने और जरता भगत ने। किसने किया था कोल विद्रोह का नेतृत्व? कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो बुद्धू भगत ने किया था। जो है वो 1831 से 32 कोल विद्रोह था, इसका ईयर भी याद कर लीजिएगा। नेतृत्वकर्ता जो है वो बुद्धू भगत थे। ठीक है, और कोल विद्रोह जो है छोटा नागपुर क्षेत्र से संबंधित है। ये जो विद्रोह है छोटा नागपुर के क्षेत्र से। चलिए, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? वघेरा विद्रोह
सूरत, पूना, कालीकट और बड़ौदा में। तो कहाँ हुआ था ये बघेरा विद्रोह जो है वो, इसको याद करेगा, बड़ौदा में हुआ था। और ये बघेरा विद्रोह 1818 में हुआ था। 1818 में और कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1818 में मैंने आपको बताया था कि ये भील विद्रोह था, ये भी 1818 में हुआ था। तो भील के साथ बघेरा विद्रोह भी हुआ था बड़ौदा में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के पूर्व निम्नलिखित में से विभिन्न भागों में निम्न विद्रोहों का सही, मैंने बताया था ना कालक्रमिक घटना पूछेगा, सही घटना का क्रम बताइए। तो पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह, ठीक है, दूसरा है कच्छ का विद्रोह, तीसरा है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह और चौथा है संथाल विद्रोह। तो मैंने एक बार आपको बताया था। और पांचवा है कोल विद्रोह। ठीक, तो कोल विद्रोह का तो मैंने बताया था, अभी ऊपर भी पढ़े थे आप लोग, 1831-32 है। ठीक है, बेल्लौर का सैनिक विद्रोह मैंने कहा था बार्लो जो है वो गवर्नर जनरल जो बार्लो थे उनके समय हुआ था। तो बेल्लौर का सैनिक विद्रोह जो है वो 1800 ये 1806 यहाँ पे लिख लेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना। संथाल मैंने बताया था कि जस्ट उसके 1857 की क्रांति के जस्ट पहले हुआ था, तो ये 1855-56 का ईयर लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कोल विद्रोह 1831, ठीक है, 31-32 ये वाला आप लिख लेते हैं। बंगाल का सिपाही विद्रोह ये बहुत पहले हुआ था 1764 में। केवल सिपाही विद्रोह पूछता है ना तो ये फिर आप 1857 का विद्रोह लिखेंगे, पर बंगाल का सिपाही विद्रोह मतलब 1764 में हुआ था बंगाल में। ठीक है, अब आता है कच्छ का विद्रोह, इसको आपको याद करना है, ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। तो ये 1819-31 तक हुआ था। ठीक, ये आपका याद करें। चलिए अब इसको मिलान कर लीजिए। सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे बाद जो है विल्लोर का सैनिक विद्रोह हो जाएगा, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन है। एक के बाद तीन, तीन के बाद दो हो जाएगा। कच्छ का विद्रोह हो जाएगा, हाँ। फिर पांचवा हो जाएगा कोल विद्रोह और छठा हो जाएगा संथाल विद्रोह सबसे लास्ट में। तो ऑप्शन ए ही आपका सही है। ठीक, चलिए छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1807 से 8 में, 1820 में, 1858 और 59 में, 1889 में। तो चलिए आप इसको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। छोटा नागपुर का विद्रोह जो है वो 1820 में हुआ था, इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू ने, भैरव चांद ने, ए तथा बी दोनों ने, और दोनों में से किसी ने नहीं। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो, संथाल विद्रोह सबसे पहले 1800, बार बार इस वो इम्पोर्टेंट है इसलिए बता दे रही हूँ, 55-56, ठीक है। सिद्धू कानू ने भी किया था, भैरव चंद ने किया था, और एक लोग चार लोगों ने मिलकर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए तथा बी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन, ये वाला नया है थोड़ा। लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? मावजी ने, गोविंदगिरी ने, सुरमलदास ने और मोतीलाल ने। आपने अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा तो इस चीज़ को याद रखा होगा कि इसका नेतृत्व जो है वो गोविंदगिरी ने किया था। लसोड़िया आंदोलन का जो नेतृत्व गोविंदगिरी ने किया था। इन्होंने जो है वो 1883 में सभ्य सभा की स्थापना भी की थी, सभ्य सभा की। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के उपरांत में सुरजी भगत और गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान के मेवाड़, डुंगरूपुरु, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली आदि सभी जगहों पे भील जनजातियों में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए, और फिर गोविंद गुरु ने जो है वो भीलों को संगठित करने का वो किया, और उसी समय इन्होंने जो लसोड़िया आंदोलन चलाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया है? चलिए 19वीं शताब्दी में जो भी जनजाति विद्रोह किए थे उसमें कौन सा साझा कारण था? भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजाति उत्पादों पर कर लगाया जाना, क्या ये कारण था साझा? ठीक है, ये कारण था भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना, जनजाति उत्पादों पर कर लगाया जाना, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि जनजाति क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, क्या ये कारण है? तीसरा जो ऑप्शन है, जनजाति क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, ये कारण है। या डी वाला ऑप्शन जो है, जनजाति समुदाय की प्राचीन भू संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, मतलब संपूर्ण नष्ट करना। ठीक है, तो सबसे जो मेन कारण है वो जनजातीय समुदाय के प्राचीन भू संबंधी जो देखिए जनजातियों को जल जमीन से बहुत लगाव है अपनी। ठीक है,
अपनी जल, जंगल और ज़मीन, ये 3 चीज़ों से इनको बहुत लगाव है। इनकी अपनी मतलब जो प्रथा होती है, ये जैसे पूजा पाठ, जैसे खाते पीते हैं, जिस तरह से खेत, इसमें अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो ये उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। और जनजातीय आंदोलन का वर्तमान में जो नक्सलवाद है, इस ये भी कारण, इसका भी यही कारण है। ठीक है, जनजातियों में ये बहुत बड़ा कारण है कि आप उनके जल, जंगल, ज़मीन के साथ कोई छेड़छाड़ मत करिए। वो आपको जो है वो बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे आपके मैटर में। ये बात अलग है कि अब कुछ नक्सलियों को कुछ उग्रवादियों ने भड़काया है और कुछ जो है वो हिंसावादी तत्व करने पे मजबूर किए हैं, हिंसात्मक चीज़ों को अंजाम देने के लिए, वो एक अलग बात है। पर जो इनिशियली जो आंदोलन है वो जल, जंगल और ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो जनजातीय समुदाय के प्राचीन भू संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण ही मेन कारण है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो खैरवार 1874 में, 1860 में, 1865 में, 1870 में। ठीक, कब हुआ था? 1874, 1860, 1865 और 1870 में। ठीक, खैरवार विद्रोह जो है वो 1874 में होता है। सॉरी, 1874 में खैरवार विद्रोह। ठीक है, खैरवार विद्रोह के जो नेता थे वो थे दशरथ माझी, और सॉरी भागीरथ माझी, दशरथ माझी नहीं, भागीरथ माझी, वर्तमान में तो वही फेमस है। भागीरथ माझी थे खैरवार विद्रोह के नेता, और खैरवार विद्रोह 1874 में होता है। इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? उत्तीरण सिंह, सुरेंद्र साई, कट्टबोमन और सर अहमद बरेलवी। तो कौन था? आप इसका ऑप्शन तो आराम से लगा सकते हैं। इसकी संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ पर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था, और फिर 1862 में इन्होंने जो है वो आत्मसमर्पण भी कर दिया था। चलिए अब इसको कालक्रमिक लगाए। नील विद्रोह आपको पता है कि 1859-60 में हुआ था। संताल विद्रोह बार आपका 1855-56 में है। ठीक है, दक्कन विद्रोह 1875 में होता है, जबकि आर्य समाज की स्थापना की जाती है उसी समय। और सिपाही विद्रोह 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहते हैं। बंगाल का सिपाही विद्रोह पूछा जाता है तो बंगाल के सिपाही विद्रोह का अलग आंसर होगा और सिपाही विद्रोह का अलग आंसर होगा। दोनों बिल्कुल अलग प्रकृति के प्रश्न हैं। ठीक है, बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में होता है और सिपाही विद्रोह 1857 में। ठीक, तो चलिए अब आप यहाँ पे आंसर अपना टिक करिए कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले 1855 वाला ऑप्शन होगा, है ना। सबसे पहले ये 1855 वाला आंसर होगा, 2 वाला। 2 के बाद जो है वो 1857, फिर ये मतलब 2 4, इसका कौन सा सी वाला ऑप्शन सही होगा कि डी वाला? 2 4 1 3, हाँ 1 3 है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है थोड़ा सा। बैरकपुर विद्रोह, बहरामपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह। तो पहले जो आता है उसी से पहले मिलाने की कोशिश करते हैं। वेल्लोर का सैनिक विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह जो मैंने अभी बताया है आपको 1855 के। अब बैरकपुर का सैनिक विद्रोह भी तो आपको याद है ना, कल आपको मैंने बताया था ना कि बैरकपुर का सैनिक विद्रोह कब हुआ था, बताइए। ये 1824 में हुआ था ना, ये वाला। अब 3 आपको मिल गया। ठीक है, अब बहरामपुर विद्रोह नहीं मिल रहा है, तो चलिए इसी से लगाते हैं निशान। ए का 2 कर दीजिए, 2 में है। ठीक है, बी का छोड़ दीजिए। सी में देखिए संथाल विद्रोह, तो सी का 3 और डी का वेल्लोर 1, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब है बहरामपुर विद्रोह कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1857 में। ठीक, चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये वाला तो आप खूब आराम से, इसके तो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं, इसलिए आराम से कर लेंगे। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। मोपला मैंने बताया कि 1921 वाला पूछा जाता है। ठीक है, संथाल विद्रोह आपको ये किया था, और अहोम विद्रोह जो है वो 1828 में। इसमें कुछ करना ही नहीं है, आप इसको करके आगे बढ़िए। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों की क्रांति प्रारंभ हुई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश एवं
बिहार में, बिहार एवं बंगाल में, बंगाल एवं महाराष्ट्र में। तो कहाँ शुरू हुई थी? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भीलों का जो भील विद्रोह हुआ था उसकी क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में मुंडा, बिरसा, संथाल, कान्हू जो नेता है इनके, मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा, ठीक है, संथाल विद्रोह के सिद्धू और कान्हू, ठीक है, अहोम विद्रोह के गोमधर कुंवर, और नायक विद्रोह के नेता जो है वो ताना भगत थे। ताना, तो नायक विद्रोह के नेता जो है वो ताना भगत नहीं थे, इसके नेतृत्व करता थे जतरा भगत और बलराम भगत, ठीक है। इसके नेता थे नायक विद्रोह के जतरा भगत, भगत तो थे पर ताना भगत नहीं थे, जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत, ठीक, याद रखिएगा ये तीनों नाम। बाकी सब तो आपको याद है। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने निम्नलिखित ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष आरंभ किया था? 1919 में, 1917 में, 1914 में और 1922 में। तो ये ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने, जैसे ये जतरा भगत ने, जतरा उरांव ने किस वर्ष शुरू किया था? 1914 में शुरू किया था। इसका डेट जो है वो याद रखिएगा। चलिए, कुकी विद्रोह, कुकी विद्रोह जो है वो त्रिपुरा से संबंधित है। त्रिपुरा के अलावा मणिपुर भी ऑप्शन में आता है तो वो भी मतलब आता है। बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह जो है वो जैसे झारखंड बिहार से संबंधित है। पावना विद्रोह जो है बंगाल से, कुका विद्रोह मैंने बताया था आपको पंजाब से संबंधित है। तो चलिए, ए का 4 वाला ऑप्शन 3 में है, बी का 1, ए का 4, बी का 1 ऑप्शन 2 में है। पावना विद्रोह बंगाल में, तो सी का जो है वो 2, ये वाला डी ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? अलूरी सीताराम राजू, जोंडानाग, झाबकर बापा और रानी, इसको गोडुल्मी जो है वो गाई दिन लियू कहते हैं, रानी गोडुल्मी वैसे उसका नाम था। जोंडानाग उनसे प्रभावित होने वाले पहले व्यक्ति थे। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। एससीईआरटी सोसाइटी। अच्छा चलिए, अब इसके बाद जो है भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। कुछ प्रश्न मैंने जोड़े, भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास से संबंधित प्रश्न। ठीक, चलिए, एससीईआरटी सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? मैंने ये वाला क्वेश्चन तो पहले ही करा दिया था, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सबसे पहले तो ये याद करिए कि 1784 ईस्वी में किसने किया, किसके काल में हुई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। और ये किसके प्रयासों से हुई थी? तो सर विलियम जोन्स के प्रयासों से की गई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंगम और जॉन मार्शल। आपको पता है इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई होगा। तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो चार्ल्स विल्किंस ने किया था, जबकि विलियम जोन्स ने अभियान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया है कि निम्नलिखित में किसने कालिदास की रचना शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम का विलियम जोन्स किसने अनुवाद किया था इंग्लिश में? तो वो विलियम जोन्स थे, ठीक है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। किसके विकास पर? देखिए, हंटर जिससे डंडा होता है ना, उसको प्राइमरी के टीचर या जो भी है वो मारते हैं, ठीक है। प्राइमरी के टीचर, छोटे बच्चों को मारा जाता है, बड़े बच्चों को तो मारा नहीं जाता है। यानी 1-0 से लेके जो KG वाले बच्चे होते हैं उनसे लेके ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं क्लास तक के प्राइमरी के बच्चों को उन्हीं को मारा जाता है ना, पीटा जाता है उन्हीं को। अब जब आप 6 क्लास से चले गए ना तो उनको बहुत कम मारा जाता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि भाई बड़े बच्चों को नहीं मारना चाहिए, और मारते भी नहीं है, नहीं तो बच्चे पता चला पलट के खुद ही मार दिए। ऐसा भी बहुत जगह होता है, इसमें कोई मतलब हंसने वाली बात नहीं है। सच में यही होता है कि इंटर कॉलेज और हाई स्कूल के बच्चे जो है कभी कभी सर ही को पीट देते हैं। तो इसलिए टीचर और भी नहीं मारते उन लोगों को।
तो चलिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया है किसकी? बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को और तकनीकी शिक्षा को। तो इतना बताने के बाद आप कर तो लेंगे ही कि हंटर से प्राथमिक शिक्षा वाले स्टूडेंट्स को मारा जाता है, प्राथमिक विद्यालय वाले स्टूडेंट्स को। ठीक है, हंटर कमीशन, अब ये कभी आप भूल नहीं पाएंगे। हंटर किसके ऊपर चला जाता है? प्राथमिक शिक्षा पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना, बहुत नियरेस्ट ऑप्शन आपका है, 15 अगस्त 1903 में, 15 अगस्त 1904 को, 15 अगस्त 1905 को और 15 अगस्त 1906 को। तो इतना 15 अगस्त आया कि आपको ये तो पता चल गया है कि 15 अगस्त तो जरूर होगा। ठीक है, 15 अगस्त तो जरूर होगा, उसके आगे कुछ अलग हो सकता है ईयर, तो वो 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल, ठीक है, ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। NCE, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की। सैंडलर आयोग अब किससे रिलेटेड है? देखिए, सैंडलर आयोग, शिक्षा के लिए जो सैंडलर आयोग आया था वो 1917 में आया था, जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, उसी समय सैंडलर आयोग आया था। इसने किस पे, ये किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। और ये किस तरह की शिक्षा पे? तो सैंडलर जो है वो विश्वविद्यालय, मतलब ये जो है ना वो विश्वविद्यालयी शिक्षा की जाँच के लिए आया था। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी हंटर वाला तो याद रखिएगा ना, वो तो नहीं भूल पाएंगे आप कभी। भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को द थियरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन कहते हैं। द थियरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, द थियरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, या केवल डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की थियरी भी कहा जाता है। और ये इस जो है वो थियरी को कौन लाने का श्रेय किसको जाता है? अपने मैकाले भाई साहब को जाता है। ठीक है, अब मैकाले को आपने क्या बनाया? फुफ्फा बनाया है। मैं तो मैकाले को फुफ्फा जी ही मानती हूँ, क्योंकि फुफ्फा टाइप के ही लगते हैं ये। हाँ, जिस तरीके से इन्होंने मेन मेख निकाले थे भारतीय शिक्षा में, तो ये मैकाले जो है वो इन्होंने अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत लाया था। अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है। जो उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा है ना वो अपर क्लास, ये शिक्षा जो है वो अपर क्लास से लोअर क्लास में ऐसे छन छन के जाए। मतलब तुम पढ़ लो, खूब इंग्लिश पढ़ लो, तुम ये सब सारा जान लो, फिर तुमसे ये मतलब फर्स्ट लेवल से सेकंड वाला जाए, सेकंड से थर्ड वाला जाए, थर्ड से फोर्थ लेवल, फोर्थ से फिफ्थ लेवल, ऐसे करके नीचे छन के जाए। डायरेक्ट जो है वो कोई गरीब भी जो कॉन्वेंट स्कूल में ना पढ़े, ठीक है, उसको जो है वो अच्छी एजुकेशन ना, सीधे सीधे जो मतलब अपर क्लास से नीचे क्लास तक, जो लोअर क्लास तक शिक्षा जो है वो छन छन कर जाए। ठीक है, इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी कहते हैं। ठीक, तो ये तो सीधे सीधे शिक्षा से जुड़ा मामला था, मैकाले लाए थे। इस पर बहुत विवाद भी हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक, अच्छा यही वाला था, तो ये इसका तो ऑप्शन शिक्षा हो गया। जब इतना बकवास कर लिया तो शिक्षा तो आप कर ही लेंगे ऑप्शन में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना कब हुई थी? 1857 में, 1881 में, 1885 में और 1905 में। तो कब हुई थी? 1857 के विद्रोह के बाद कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। ठीक, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी पता है किससे संबंधित थी? बताइए, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जस्टिस रनाडे से, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक और दयानंद सरस्वती, किससे संबंधित थी? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। सबसे पहले बता दें 1880 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना दक्कन एजुकेशन 1880 में की गई थी। और इससे जुड़े हुए तो लगभग जो है वो 2 लोग थे। वैसे तो मेन थे बीजी तिलक भी, पर इससे जुड़े जस्टिस रनाडे भी थे, पर इसकी जो है वो स्थापना जो की थी वो उसमें बीजी तिलक थे। ठीक है, और इसमें जो है वो बीजी तिलक के अलावा वीके चिपलूंकर भी थे और MV नाम जोशी भी थे मुख्यतः, पर जो नाम पूछा जाता ऑप्शन में वो ज़्यादा फेमस नहीं थे, इसलिए बीजी तिलक का नाम याद रखिएगा। ठीक है, सपोर्टिंग हीरो का नाम नहीं पूछा जाता है, मेन हीरो का नाम पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए
प्रबल रूप से वकालत की थी धार्मिक शिक्षा की। जाहिर सी बात है कि जिसने बीएचयू की स्थापना की थी वो धार्मिक शिक्षा से बहुत ज़्यादा जुड़े थे, मदन मोहन मालवीय में। इस नाम क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए कल का जो आपका टॉपिक होगा वो भारत में ये क्या कहते हैं आपका ये आपके धार्मिक जागरूकता से रिलेटेड थे। भारत में जो जागरूकता था, जागरूकता से लिया जाए से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। और जितने भी क्या कहते हैं कि आपके जो क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड पहले आपको फैक्ट बता दिए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और सुबह के करंट अफेयर को भी जरूर देखा करिए। नमस्कार।